हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज फिर हम जो है ना पीजीटी होम साइंस का परिसंचरण तंत्र लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद से आपके क्वेश्चन आंसर होंगे इससे संबंधित। तो चलिए, समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। मानव शरीर की जीवित इकाई है। मानव शरीर की जीवित इकाई है जिसे ऑक्सीजन तथा विभिन्न आवश्यक भोज्य तत्वों द्वारा पोषण प्राप्त होता है। रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है तथा समस्त कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। रक्त संगठन, रक्त का संगठन, पहला इसमें होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है लाल रक्त कण, तीसरा होता है श्वेत रक्त कण और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो चलिए हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा यह रुधिर का हल्का पीला सा तरल भाग है जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन व फाइब्रिनोजन ठोस पदार्थ घुले रहते हैं। एल्ब्यूमिन तथा प्लाज्मा से जल की मात्रा नियंत्रित होती है। ग्लोबुलिन में कुछ प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। फाइब्रिनोजन से रक्त से थक्का बनने में सहायता प्राप्त होती है। चलिए आगे जानते हैं लाल रक्त कण के बारे में। इनकी आकृति छोटी छोटी गोल तथा चपटे आकार की टिकिया के समान दोनों ओर से कुछ पिचकी हुई होती है। इन कणों का निर्माण शिशु के जन्म के पश्चात अस्थियों की मज्जा तथा जन्म से पूर्व तिल्ली में होता है। सबसे अधिक निर्माण रीढ़ की मज्जा में होता है। ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ पुरुष के 1 घन मिलीमीटर रक्त में 50 लाख तथा एक स्वस्थ स्त्री की 1 घन मिलीमीटर रक्त में 45 लाख कण होते हैं। लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन जिसमें लोहे तथा प्रोटीन तत्वों का मिश्रण होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन द्वारा ही शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध वायु जिसे कहते हैं, का आवागमन होता है। साथ ही हीमोग्लोबिन द्वारा ही रक्त को लाल रंग प्राप्त होता है। लाल रक्त कण जीवित कोशिकाओं की शर्करा, पेप्टोन तथा जल की सहायता से शक्ति प्रदान करती है। साथ ही बैक्टीरिया को मारने हेतु शरीर में प्रतिविष उत्पन्न करती है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है श्वेत रक्त कण। रक्त के श्वेत कणों को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी तथा संख्या लाल कणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका निर्माण अस्थियों की मज्जा में तथा लसिका बिंदुओं में होता है। श्वेत कण गतिशील होते हैं तथा इनकी आकृति अमीबा के समान परिवर्तित होती रहती है। चूँकि आप लोग देखे होंगे कि जब भी कहीं मच्छर या फिर चींटी काट देती है तो वहाँ पे फूल जाता है, सूजन जैसी हो जाती है। तो वहाँ पे श्वेत रक्त कण, चूँकि इनकी आकृति एक जैसी कभी नहीं होती है, तो ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो है वहाँ जो भी पॉइजन होता है उससे लड़ते हैं और उसको
ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इसका होना आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये अमीबा भी उसका भी कोई अपना आकृति नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होते हैं और उसी तरह से श्वेत रक्त कण भी जो है परिवर्तनशील होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर शरीर को निरोग बनाने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा है शरीर की सुरक्षा के लिए रक्षित क्षेत्र तैयार करती है। ये देखिए जैसे जो ऊपर आपको बताया है तो वही यहाँ बता रहे हैं कि रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर शरीर को निरोग बनाने में सहायता प्रदान करती है। शरीर की सुरक्षा के लिए रक्षित क्षेत्र तैयार करती है, माने कि ये लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे भी इन्फेक्शन का रहता है कि हो सकता है, तो वहाँ पे श्वेत रक्त कण जो है इकट्ठा होकर के और उस पॉइजन को मारने का काम करते हैं। जब कभी शरीर में बाह्य रोगों के आक्रमण से स्थिति अति गंभीर हो जाती है तो बहुधा श्वेत कणों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता है तो किसी संक्रमण का संदेह होना उचित ही है। चौथा है रक्त पट्टिकाएं। लाल श्वेत रक्त कणों के अतिरिक्त रक्त में एक अन्य पदार्थ तैरते रहते हैं जिन्हें रक्त पट्टिकाएं कहते हैं। ये लाल रक्त कणों से आकार व संख्या में छोटे व कम होते हैं। इनका जन्म स्थान अस्थि मज्जा में है। इनका मुख्य कार्य रक्त के जमने में सहायता प्रदान करना है। रक्त की मात्रा। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त होता है जो सदैव रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। रक्त के कार्य क्या हैं? तो रक्त ऑक्सीजन, पोषक आहार तथा आवश्यक ग्रंथि स्रावों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। दूसरा है रक्त अपने परिभ्रमण के अंतर्गत कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों को त्वचा, वृक्कों तथा फुफ्फुसों तक पहुंचाता है, जहां से ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तीसरा है यह नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का भी रक्त परिभ्रमण के दौरान वितरण होता है। चौथा है रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और शरीर के अन्य रोगों से रक्षा करती हैं। पांचवा है रक्त शरीर के तापक्रम को सामान्य बनाए रखता है। छठवां है रक्त शरीर के विभिन्न ऊतकों के मध्य स्थित रक्त स्थान को गीला बनाए रखता है। सातवां है रक्त में स्थित रक्त पट्टिकाएं ब्लड प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकती हैं। रक्त जमना। रुधिर का जमना एक जटिल रासायनिक क्रिया है जो 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस Ca प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकेंड है निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, सक्रिय थ्रोम्बिन। और तीसरा है रुधिर में उपस्थित फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन प्रोटीन। रक्त का थक्का जमता है। रक्त वर्ग के बारे में जानते हैं। सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता है। रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ग ए जिसे हम ग्रुप ए कहते हैं, वर्ग बी जिसे हम ग्रुप बी कहते हैं, वर्ग ए बी जिसे हम ग्रुप ए बी बोलते हैं और वर्ग ओ जिसे हम ग्रुप ओ कहते हैं। जब किसी रोगी के शरीर से बहुत अधिक रक्त निकल गया हो, तीव्र धक्का लगा हो, शरीर जल गया हो अथवा बहुत रक्तहीनता हो गई हो
तो इन गंभीर परिस्थितियों में उस व्यक्ति को बाहर से रक्त देने की आवश्यकता होती है। लसिका प्लाज्मा के समान होता है, परंतु इसमें प्रोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। लसिका में लिम्फोसाइट्स लसिका पर्वों द्वारा पहुंचाते हैं। लसिका तंत्र के कार्य, पहला है तरल तथा प्रोटीन ऊतकों से रक्त परिसंचरण में वापस लेना। दूसरा है लिम्फोसाइटों को लसिका पर्वों से परिसंचरण में लाना। और तीसरा है लसिका पर्व बैक्टीरिया का विनाश करते हैं। इस प्रकार एक अंग का संक्रमण शरीर के अन्य भागों में नहीं फैल पाता है। चौथा है संक्रमण के फलस्वरूप लसिका पर्व एंटीबॉडी प्रतिविष उत्पन्न करते हैं जो शरीर में अधिक संक्रमण होने से बचाते हैं। इमल्सीकृत वसा को आंतों से परिसंचरण में लाना, वास्तव में लसिका प्लाज्मा का वह भाग है जो रक्त कोशिकाओं की सूक्ष्म भित्तियों से छन छन कर बाहर निकलता रहता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं से बाहर आकर लसिका में मिल जाते हैं तथा लसिका में पाए जाते हैं। लसिका बिंदु, ये अंडाकार अथवा बिन रूपी लघु पिंड होते हैं। लसिका में जो हानिकारक पदार्थ व कीटाणुओं ऊतकों में आकर मिल जाते हैं वे सब नोड्स में रोक लिए जाते हैं जिससे वे शरीर के विभिन्न भागों में हानि न पहुंचाएं। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त के संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाने की क्रिया को रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त जो घूमता रहता है हमारे शरीर में उसी को रक्त परिसंचरण कहते हैं। और जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है हृदय, दूसरा है रक्तवाहिनियां, धमनियां, कोशिकाएं, शिराएं। पहले हृदय के बारे में जानते हैं। हृदय मांसपेशियों का बना एक खोखला अवयव है जो फेफड़ों के मध्य में उरोस्थी के नीचे कुछ बाईं ओर हटकर सुरक्षित रूप से स्थित होता है। इसका भार एक युवा व्यक्ति में लगभग 300 ग्राम होता है। यह दोहरी झिल्ली में स्थित रहता है जो कि रेशेदार ऊतकों की बनी होती है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है। हृदय के 2 कोष्ठ होते हैं जो पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। ऊपर वाले भागों को आलिंद और नीचे वाले भागों को निलय कहते हैं। दोनों ओर के आलिंदों और निलयों के जुड़ने के मार्ग में इस प्रकार के कपाट लगे रहते हैं कि रक्त आलिंदों से निलयों की ओर ही प्रवाहित हो सकता है, परंतु निलयों से वापस नहीं जा सकता। दाएं ओर के आलिंद और निलय में त्रिपदी कपाट है और बाईं ओर आलिंद तथा निलय में द्विपदी कपाट है। दूसरा है रक्तवाहिनियां, ये शरीर के सब अंगों में पहुंचती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है धमनियां, दूसरी होती है कोशिकाएं और तीसरी होती है शिराएं। आगे है धमनियां। जो नलियां हृदय के रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं धमनियां कहलाती हैं। जो नलियां हृदय के रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं वो धमनियां कहलाती हैं। धमनियों में रक्त ऑक्सीजन युक्त होने के कारण चमकीले लाल रंग का होता है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। धमनियों में 3 परत, बाहरी परत, मध्य परत तथा भीतरी परत होती है। चलिए आगे चलते हैं। शिराएं, ये शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को वापस हृदय में लाती है। इनकी भित्तियां धमनी की अपेक्षा पतली तथा इसमें रुधिर की गति बहुत धीमी होती है। इस समय ऊतकों से प्राप्त अशुद्ध रुधिर रहता है। केवल फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है जिसे वह फेफड़ों से हृदय में पहुंचाती है। कोशिकाएं, धमनियां ऊतकों के पास
सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है जिसे धमनियाँ कहते हैं तथा बार बार शाखान्वयन होने से अंत में यह अत्यंत पतली तथा बारीक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन्हें ही केशिकाएं कहते हैं। मैंने कोशिकाएं अलग होती हैं और केशिकाएं अलग होती हैं। कोशिका वो होता है जो एक एक सेल्स होता है जिससे हम जो है पूरे हमारे शरीर पार्ट्स ऑफ बॉडी तैयार होता है। और केशिकाएं जो है जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि धमनियाँ ऊतकों के पास सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित होती हैं। यानी कि छोटी छोटी जो एकदम पतली पतली जो होती है नसें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। बारीक यह अत्यंत पतले तथा बारीक शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, इन्हें ही केशिकाएं कहते हैं। यानी कि बहुत ही बारीक बारीक हमारी नसें आप लोग देखेंगे बहुत पतली पतली होती है, वही क्या होती हैं, केशिकाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। रक्त परिसंचरण क्रिया। रक्त परिसंचरण की इस क्रिया को संक्षेप में निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, रक्त बाएं निलय से निकलकर महाधमनी तथा उनकी शाखाओं में जाता है। दूसरा है, महाधमनी की शाखा प्रशाखाओं से समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। तीसरा है, कोशिकाओं से छोटी शिराओं में जाता है। और चौथा है, छोटी शिराओं से दो बड़ी शिराओं में जाता है। और पांचवा है, महाशिराओं से दाहिने आलिंद में पहुंचता है। वन मिनट रुक जाइए। हाँ बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। दाहिने आलिंद से, छठवां है, दाहिने आलिंद से दाहिने निलय में पहुंचता है। सातवां है, दाहिने निलय से फुसफुसी धमनी तथा उसकी शाखाओं में जाता है। आठवां है, फुसफुसी धमनी की शाखाओं से फेफड़ों की केशिकाओं में पहुंचता है। उसके बाद से है, फेफड़ों की कोशिकाओं द्वारा फेफड़ों की शिरा में जाता है। फेफड़ों की शिराओं से बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद से दाएं निलय में उतरता है और अंत में पुनः महाधमनी द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। हृदय का स्पंदन। हृदय के कोष्ठों की पेशियों में संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया नियमित रूप से चलती रहती है। आलिंदों एवं निलय के संकुचन एवं प्रसरण की क्रिया 1 मिनट में 72 बार होती है। इस क्रिया में दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं और रक्त में नीचे निलयों में फेंकते हैं। बायां निलय संकुचन के समय छाती की दीवार से टकराता है, जो उस स्थान पर हाथ रखने से ज्ञात होती है। इसी टकराव को हृदय का स्पंदन कहते हैं। नाड़ी, जिसको हम पल्स बोलते हैं, हृदय में रक्त झटके के साथ धमनियों द्वारा आता है, जिससे धमनियों में लहरें दौड़ती हैं। यह नाड़ी पल्स के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में झटके से उत्पन्न धमनियों की लहरों को सफलता से अनुभव किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र क्या है? ए, शरीर के सभी भागों में पोषक तत्व पहुंचाना। बी, अनुपयोगी पदार्थों को एकत्र करके उत्सर्जन तंत्र को सौंपना। सी, ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना। और डी, उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर सही है? परिसंचरण तंत्र का कौन सा कार्य सही है? करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। दूसरा है, रक्त परिभ्रमण का केंद्र स्थल क्या है? ए, हृदय, बी, फेफड़े, सी, वृक्क और डी, कोशिका।
रक्त परिभ्रमण का केंद्र स्थल है हृदय। तीसरा है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी हृदय तथा फेफड़े दोनों में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े। चौथा क्वेश्चन है रक्त में पाया जाने वाला पीला सा एवं पारदर्शी तरल पदार्थ है? ए जीवद्रव्य, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन और डी प्रोटीन। करेक्ट आंसर है बी प्लाज्मा। पांचवा क्वेश्चन है प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है? ए ग्लोब्यूमिन, बी फाइब्रिनोजन, सी एल्ब्यूमिन और डी ये तीनों। करेक्ट आंसर है डी ये तीनों। छठवां क्वेश्चन है ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ए यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, बी यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है, सी इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी इनमें अनेक बीमारियों से शरीर के बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां है लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किससे प्राप्त होता है? ए जीवद्रव्य, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बी हीमोग्लोबिन। आठवां क्वेश्चन है रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? ए गोल, बी चपटी, सी अनियमित आकृति और डी बेलनाकार। करेक्ट आंसर है सी अनियमित आकृति। नवा क्वेश्चन है प्लाज्मा में रक्त कणिकाओं की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ए 55%, बी 40%, सी 75%, डी 100%। 9 का करेक्ट आंसर है 55% ए। 10वां क्वेश्चन है 10th गर्भावस्था में अथवा जन्म से पूर्व कणिकाएं किस स्थान में बनते हैं? ए अस्थिमज्जा, बी यकृत, सी प्लेहा और डी यकृत तथा प्लेहा दोनों में। करेक्ट आंसर है डी यकृत तथा प्लेहा दोनों में। 11वां क्वेश्चन है शरीर रक्षक कणिकाएं हैं? ए श्वेत रक्त कणिकाएं, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी प्लेटलेट्स और बी डी फाइब्रिनोजन। करेक्ट आंसर है ए श्वेत रक्त कणिकाएं। करेक्ट आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं। 12वां क्वेश्चन है प्लेटलेट्स उत्पन्न होती है चर्बी वाले भोजन से, बी सूर्य के प्रकाश से, सी विटामिन से और डी इनमें से सभी से। प्लेटलेट्स उत्पन्न होते हैं इनमें से सभी से, सूर्य के प्रकाश से भी, चर्बी वाले भोजन से, विटामिन से भी। 13वां क्वेश्चन है यदि शरीर में प्लेटलेट्स ना हो तो सबसे अधिक इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? रक्त का जमना संभव नहीं होता, बी जल की मात्रा अनियमित हो जाती है और सी शरीर सूख जाता है और डी उपयुक्त सभी। तेरहवां का सी शरीर सूझ जाता है। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है?
ए कोशिकाओं द्वारा, बी रक्त परिभ्रमण द्वारा, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ढीले बंधन द्वारा और डी कार्बोसी हीमोग्लोबिन द्वारा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ढीले बंधन द्वारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ढीले बंधन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर यह पहला ए चमकीले लाल रंग का हो जाता है, बी नीले रंग का हो जाता है, सी लाल रंग बैंगनी रंग में परिवर्तन हो जाता है और डी उपयुक्त सभी। 15वें का आंसर, करेक्ट आंसर है लाल रंग बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? ए लाल रक्त कणिका, बी श्वेत रक्त कणिका, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। 17वें का करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ए इओसिनोफिल्स, बी बेसोफिल्स और सी न्यूट्रोफिल्स उपयुक्त सभी। 18 का करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। कणिका श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, कणिका में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स उपयुक्त सभी। 19वां का है, कौन सी कणिका में केशिका पारण पाया जाता है? कौन सी कणिका में केशिका कारण केशिका पारण की क्वालिटी पाई जाती है? ए आरबीसी में, बी डब्ल्यूबीसी में, सी प्लेटलेट्स में और डी प्लाज्मा में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जानते ही हैं। तो 19वां का करेक्ट आंसर है डब्ल्यूबीसी। करेक्ट आंसर है बी डब्ल्यूबीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मिलीमीटर होती है। 1,00,000, 2,50,000, 2,55,000। करेक्ट आंसर है सी ग्रुप ओ। हाँ 20वां क्वेश्चन था, रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मिलीमीटर होती है। ए 1,00,000, बी 2,00,000, सी 2,50,000 और डी 5,00,000। 20वां का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2,50,000। रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या होती है 2,50,000 प्रति घन मिलीमीटर।
21वां क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? ए ग्रुप ए, बी ग्रुप बी, ए बी और सी ग्रुप ओ और डी ग्रुप बी। डी है ग्रुप बी। कौन सा आंसर सही है? करेक्ट आंसर है बी ग्रुप ए बी। 22वां क्वेश्चन है, लसिका क्या है? ए एक प्रकार का रक्त वाहिनियों से छना हुआ द्रव्य पदार्थ, बी ऐसा द्रव्य जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और सी ऐसा द्रव्य जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा कम पाई जाती है, और डी उपयुक्त सभी। 22 का करेक्ट आंसर है डी उपयुक्त सभी। 23 क्वेश्चन है, स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है? ए 5 से 6 ग्राम 100 मिली रुधिर, बी 13 से 18 ग्राम 100 मिली रुधिर, और सी 11 से 19 ग्राम 100 मिली रुधिर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर है बी 13 से 18 ग्राम 100 मिली रुधिर। 24वां क्वेश्चन है, कोशिकाएं रक्त के संपर्क में किसके माध्यम से आती हैं? कोशिकाएं रक्त के संपर्क में किसके माध्यम से आती हैं? ए उत्तक, बी लाल रक्त कणिकाएं, सी लसिका और डी श्वेत रक्त कण। करेक्ट आंसर है सी लसिका। 25 रक्त से वहन किए गए पोषक तत्व कोशिकाओं में उत्पादित तथा त्यागने योग्य तत्वों का परस्पर आदान प्रदान क्रिया द्वारा किसके द्वारा सुगमता से प्राप्त होती है? चलो बाल बनवा लो। किसके द्वारा सुगमता से होता रहता है? रक्त से वहन किए गए पोषक तत्व कोशिकाओं में उत्पादित तथा त्यागने योग्य तत्वों का परस्पर आदान प्रदान विसरण क्रिया किसके द्वारा सुगमता से होता रहता है? ए लाल रक्त कणिका, बी हीमोग्लोबिन, सी लसिका, डी रक्त का थक्का। 25 का करेक्ट आंसर है सी लसिका। 26 रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के दौरान एक जाल बनता है जो कि किस पदार्थ का बना होता है? ए फाइब्रिनोजन, बी फाइब्रिन, सी एल्ब्यूमिन और डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। करेक्ट आंसर है बी थ्रोम्बिन फाइब्रिन। करेक्ट आंसर है बी फाइब्रिन। 27 लसिका में जो व्यर्थ पदार्थ एवं कीटाणु होते हैं वह सब नष्ट करने के लिए किसके द्वारा रोके जाते हैं? लसिका में जो व्यर्थ पदार्थ एवं कीटाणु होते हैं वह सब नष्ट करने के लिए किसके द्वारा रोके जाते हैं? ए श्वेत रक्त कणिकाओं, बी लसिका ग्रंथियों द्वारा, सी प्लेटलेट्स द्वारा और डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है बी लसिका ग्रंथियों द्वारा। 28 शरीर के किस अंग में फोड़ा होने पर वह स्थान क्यों सूज जाता है? शरीर के किसी अंग में फोड़ा होने पर वह स्थान क्यों सूज जाता है? सॉरी, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। बहुत समय में निकाल के किसी तरह से बैठती भी हूँ तो पता चलता है कि शोर होने शुरू हो गया। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, आसपास से बहुत ज़्यादा शोर होता है, मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प करें।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट भी किया करें। धन्यवाद। आगे चलते हैं। 28वां है, शरीर के किसी अंग में फोड़ा होने पर वह स्थान क्यों सूज जाता है? ए, मांसपेशियों के घाव होने से। बी, कोशिकाओं की टूट फूट के कारण। सी, लसिका ग्रंथियों के फूलने से। और डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है सी, लसिका ग्रंथियों के फूलने से। 29 क्वेश्चन है, एक युवा व्यक्ति के हृदय का भार लगभग कितने ग्राम होता है? ए, 200 ग्राम, बी, 500 ग्राम, सी, 300 ग्राम और डी, 100 ग्राम। 29 हृदय का भार पूछा गया है कि एक युवा व्यक्ति के हृदय का भार लगभग कितने ग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर है सी, 300 ग्राम। 30वां है 30, ऐसी नलिकाएं जिसमें प्रायः अशुद्ध रुधिर बहता है, कपाट पाए जाते हैं तथा रक्त मंद गति से बहता है को क्या कहते हैं? ए, धमनी, बी, शिरा, सी, केशिकाएं और डी, कपाट। 30 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी, शिरा। 31, कौन सी रक्त वाहिनी शुद्ध रक्त को हृदय से बाहर शरीर में ले जाती है? ए, फुफ्फुसीय धमनी, बी, फुफ्फुसीय शिरा और सी, महाधमनी और डी, अधो महाशिरा। करेक्ट आंसर है सी, महाधमनी। महाधमनी रक्त वाहिनी शुद्ध रक्त को हृदय से बाहर शरीर में ले जाती है। हृदय आवरणीय द्रव वह द्रव है जो ए, रक्त जो हृदय की दोहरी झिल्ली को तरल अथवा गीला रखता है। बी, हृदय की गति में सहायक होता है। सी, हृदय को धक्कों या बाहरी आघातों से बचाता है। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? 32 का करेक्ट आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। 33, हृदय के किस कोष्ठ की दीवार मोटी एवं दृढ़ होती है? ए, बाएं आलिंद की, बी, दाएं आलिंद की, सी, दाएं आलिंद और बी, बाएं निलय। ए, बाएं आलिंद, बी, दाएं निलय, सी, दाएं आलिंद और डी, बाएं निलय। कौन सा सही है? 33 का करेक्ट आंसर है डी, बाएं निलय। 34, त्रिवलिनी कपाट क्या है? ए, या बाएं आलिंद व निलय वाले भाग में लगे रहते हैं। और बी, यह रक्त को निलय से आलिंद की तरफ ले जाते हैं। सी, यह दाएं आलिंद व निलय के बीच लगे रहते हैं। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का करेक्ट आंसर है दाएं आलिंद व निलय के बीच में लगे रहते हैं। त्रिवलिनी कपाट कहाँ लगे रहते हैं? तो ये दाएं आलिंद व निलय के बीच में लगे रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 43 आपके क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 35 पे आ चुके हैं। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, ठीक है। 35, वह कपाट जो निलय से रक्त की महाधमनी में जाने तो देते हैं परंतु रक्त को वापस नहीं लौटने देते हैं। 35 का ए, त्रिवलिनी कपाट, बी, अर्धचंद्राकार कपाट, सी, द्विलिनी कपाट और डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए, त्रिवलिनी कपाट। 36 का बी, वह रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर झटके से शीघ्रता से ले जाती है। ए, कोशिकाएं, बी, धमनियां, सी, महाधमनी और डी, फुफ्फुसीय शिरा। 36 का करेक्ट आंसर है धमनियां। 37, धमनियों की बालों के समान सूक्ष्म शाखाएं जिनकी दीवारों में पेशियां नहीं होती हैं वह हैं
ए धमनियाँ, बी केशिकाएं, सी रक्तवाहिनियाँ और डी इनमें से कोई नहीं। धमनियाँ, करेक्ट आंसर है ए धमनियाँ। 38, नीला बैंगनी रक्त गाढ़ा क्यों हो जाता है? ए क्योंकि यह अशुद्ध होता है, बी इसमें अवशिष्ट पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है और सी इसका बहाव शुद्ध रक्त से धीमा होता है और डी उपयुक्त कथन सही है। करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 39, साइनोएंट्रियल नोड क्या है? ए यह दाएं आलिंद में एक विशिष्ट स्थल केंद्र है, बी हृदय के संकुचन को निर्दिष्ट करने वाला विद्युत युक्त संवेग स्थल है। इसमें हृदय के संकुचन, शिथिलन एवं विमोचन क्रिया का नियंत्रण होता है तथा इसे पेसमेकर कहते हैं और डी उपयुक्त सभी कथन सही है। करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 40, झटके से धमनियों में जो लहरें दौड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? ए पेसमेकर, बी हृदय स्पंदन, सी नाड़ी और डी दबाव बिंदु। करेक्ट आंसर है नाड़ी, सी। करेक्ट आंसर है सी नाड़ी। 41, 1 वर्ष के बच्चे के हृदय स्पंदन की दर प्रति मिनट है। ए 80 से 90 बार, बी 120 बार, सी 60 से 70 बार और डी 100 बार। 41 का करेक्ट आंसर है 120 बार। 42, हृदय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ए नियमित रूप से धड़कना, बी श्वसन में सहायता करना, सी शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त के फेफड़ों में पहुंचाना और डी पोषक तत्वों को संचित करना। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सी, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त के फेफड़ों में पहुंचाना। 43, फेफड़ों की संरचना होती है। ए ठोस, बी कोमल, सी स्पंजी और डी अस्पष्ट। करेक्ट आंसर है सी स्पंजी। तो ये रहा आपका उत्तरमाला। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हर हर महादेव। अब तक साथ रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।